चैप्टर हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा आपका गवर्नमेंट बजट। सबसे पहले ना हमें बेसिकली क्या समझना है, गवर्नमेंट हटा दो बीच में से, हमारे पास एक टर्म बचता है यहाँ पे क्या, बजट। तो बजट का अगर हम बात करें, बजट को डिफाइन कैसे किया जाएगा, बजट का बेसिक मतलब होता है हाउ वी कैन स्पेंड आवर इनकम, यानी कोई भी इंसान अपनी इनकम को कैसे खर्चेगा, वही तो उसका बजट है। भाई जितना मैं कमा रहा हूं और जो मैं खर्च रहा हूं, उसका जो लेखा जोखा या कह लो एक स्टेटमेंट होती है, वही क्या कहलाएगी, हमारी एक तरीके से बजट कहलाएगी। अब गवर्नमेंट बजट की बात करिए तो गवर्नमेंट के भी अलग अलग रिवेन्यू सोर्सेज हैं और गवर्नमेंट के भी अलग अलग क्या है बेटा, एक्सपेंडिचर सोर्सेज हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं, यही पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा कमाती है, कहाँ कहाँ पे खर्चती है, किस तरीके की वो बजट मेंटेन करती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बजट का मतलब भी सेम ही होता है जैसे एक इंडिविजुअल का बजट होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो टॉपिक्स क्या क्या आएंगे इसके अंदर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, फिर हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स का मतलब होता है किस किस को मिलके गवर्नमेंट बजट बनता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इसके बजट डेफिसिट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कहता है व्हाट मेक्स मंथ ऑफ फेब्रुअरी सो स्पेशल फॉर द पीपल। अब हमें यहाँ पे समझना है फेब्रुअरी फेमस क्यों है। लीप ईयर बेसिकली क्या होता है, किसी में 28 डेज है, किसी में 29 डेज है, इसीलिए ये फेमस हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या है, नहीं बिसाइड वैलेंटाइन डे, ये तो आपका मेन भूल ही गया मैं कह, ठीक है ना। तो बेसिकली फेब्रुअरी सुनते ही सबसे पहले ये याद आता है, लेकिन इसके अलावा क्या फेमस होता है इसके अंदर, देखो कहता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द फेब्रुअरी इज नोन एज द एनुअल यूनियन बजट। हर साल फेब्रुअरी फर्स्ट को न्यूज चैनल उठाओगे तो सब पे क्या आ रहा होता है, आपका बजट। गवर्नमेंट क्या करती है, 1 फरवरी को क्या लॉन्च करती है, हर साल एक बजट निकालती है बेटा, कि इस साल कौन कौन सी चीजें किस किस प्राइस में आएंगी, किस किस तरीके से लॉन्च की जाएंगी। क्लियर। अब कहता है फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ अ फेब्रुअरी इंडिया के अंदर, कहता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर, कहता है आई हैव टू प्रेजेंट द एनुअल यूनियन बजट। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, पार्लियामेंट हाउस के अंदर हर, ये 1 मार्क्स में एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी डेट के ऊपर आपका बजट निकाला जाता है, तो 1 फेब्रुअरी को करते हैं बच्चे। कहता है यूनियन बजट रन्स फ्रॉम अप्रैल 1 टू 31 मार्च, यानी कि ये कौन सा ईयर कवर करता है आपका, एक तरीके से फाइनेंशियल ईयर कवर करता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर के लिए, हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है, हमारा 1 फेब्रुअरी को बनाया जाता है। क्लियर। अब कहता है हाउ विल इट इफेक्ट द कॉमन मैन लाइफ। अब हमें समझना ही है कि गवर्नमेंट ने बजट बनाया, भाई मैं बजट बनाता हूं तो मेरी फैमिली पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो गवर्नमेंट के बजट बनाने से किस तरीके से हमारी लाइफ के ऊपर फर्क पड़ता है, तो ये चीज समझते हैं हम। कहते हैं बेनिफिट फॉर द सीनियर सिटीजन, कॉस्ट ऑफ द सेलफोन, टैक्स लाइबिलिटी, कॉस्ट ऑफ द पेट्रोल। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ, बजट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट क्या कमा रही है, क्या खर्च रही है। बजट किसके लिए डिसाइड होता है, आम पब्लिक के लिए डिसाइड होता है। जैसे कि कई बार बजट्स में देखा गया है कि सेल फोन की कीमत बढ़ जाती है और कई बार बजट में क्या होता है, इनकी कीमत कम भी हो जाती है। ऐसी बेनिफिट फॉर द सीनियर सिटीजन का मतलब है, जैसे अब टैक्स है, आज की डेट में क्या कर दिया है, अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करूं तो अगर सीनियर सिटीजन बेटा क्या करते हैं, एफडी कराते हैं, तो उस एफडी के ऊपर जो रेट मिल रहा है उनको 7.75% का हो गया। तो ये क्या है, कुछ बजट की चीजें होती हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल बढ़ेगा या बढ़ेगा, टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, क्योंकि हर बजट के अंदर टैक्स स्ट्रक्चर क्या किया जाता है, कोशिश करी जाती है उसको थोड़ा बहुत चेंज करने की। जरूरी नहीं है, ये देख लेना, टैक्स लायबिलिटी कंपल्शन नहीं है कि हर साल चेंज होगी ही होगी, लेकिन कोशिश की जाती है कि कोई ना कोई चेंज लेके आया जाए। अब कहते हैं बजट अफेक्ट्स द एवरीवन लाइफ, हर किसी की लाइफ में बजट का इफेक्ट पड़ता है। कैसे, अब देखो सीधा सा लॉजिक है, आपको फोन खरीदना है, फोन सस्ते हो गए आप खुश हो जाओगे, लेकिन किसी ने गाड़ी खरीदनी थी साइड बाय साइड, गाड़ियां महंगी हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे दुखी हो जाएगा। तो बजट का इफेक्ट हर किसी पे अनइवन पड़ता है, किसी के लिए वो खुशी का कारण बनता है, किसी के लिए क्या बनता है, वो सैडनेस का रीजन समझो। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया बच्चे आपको, डिपेंड करता है कि जिस साल आप बजट देख रहे हो उस साल आपकी नीड क्या थी। मान लो किसी ने मकान बनाने की सोची थी 2023 के अंदर और गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो मकान से रिलेटेड मटेरियल है वो सारा क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक खुशी का कारण बन जाएगा वो, है ना। तो अब समझते हैं कैसे कैसे। कहते हैं सोर्स ऑफ फंड, यूजेस ऑफ फंड, फाइनेंस मिनिस्टर एनालिसिस। देखो हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट के सोर्सेज क्या है, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहां कहां से है और उस पैसे को गवर्नमेंट यूज कहां कहां पे करती है, और ये कौन जज करता है हमारे यहाँ पे बेटा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एनालाइज करते हैं सारा का सारा। कैसे, कहता है गवर्नमेंट बजट मीनिंग, अभी तक आपको गवर्नमेंट बजट समझ आ गया होगा, अब उसका मतलब समझ लेते हैं क्या है। कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। मैंने फर्स्ट लेक्चर ही आपको अभी क्या दिया था
कि गवर्नमेंट के द्वारा कमाई गए इनकम और उसके द्वारा किए गए खर्चों के एक स्टेटमेंट होता है, उसे क्या बोला जाता है बच्चे? यहाँ पे गवर्नमेंट बजट बोला गया है, ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट। अब बजट एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट, देखो बेटा यहाँ पे ना आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसे बोलते हैं एक तरीके से बजट शीट हो गई आपकी एक। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? पूरा का पूरा रिसिप्ट, और यहाँ पे क्या देख रहे हो? सारी की सारी। अब एक एक करके समझेंगे हम कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये चार मेन पॉइंट्स है जो हम इस चैप्टर के अंदर अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये तो एक न्यूमेरिकल से दिया आपको कि किस तरीके से ये प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस तरीके की स्टेटमेंट होती है आपकी किसकी? बजट की। अब आगे देखिए आप, इसके बाद कहते हैं कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट। बहुत ध्यान से समझना, यहां से चैप्टर ना बिल्कुल आपको याद करते करते जाना है साथ साथ मेरे। देखो कैसे बेटा, जब हम गवर्नमेंट बजट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट बजट में मैंने दो पार्ट्स क्या बताए? गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट का खर्चा। तो किसको मिलके बना ये? बजट रिसीप्ट प्लस बजट एक्सपेंडिचर। लेकिन जो बजट रिसीप्ट होती है वो भी फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड है? दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है बच्चे हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट और दूसरी क्या है हमारी यहाँ पे? कैपिटल रिसीप्ट। ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? अब देखिए आगे कहता है रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है। ध्यान से याद और समझने की कोशिश करेंगे। रेवेन्यू रिसीप्ट बेटा वो रिसीप्ट होती है जिसके अंदर द रिसीप्ट दैट नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी, यानी गवर्नमेंट की ऐसी रिसीप्ट जिससे गवर्नमेंट की कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी, और न रिड्यूस एनी असेट्स रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का मतलब होता है जो बार बार मिलती है गवर्नमेंट को, लेकिन इसकी पहचान क्या है? सिंपल सा एक ऐसे लिखना है आपको, जब मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ना तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी ना ही असेट्स डिक्रीज होंगी। अब इस रिसिप्ट का नाम समझ लेते हैं हम, कौन सा होगा। एक एग्जांपल देता हूं। गवर्नमेंट को बच्चे हम टैक्स देते हैं, तो क्या गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेने के बदले में हमें कोई वायदा करती है कि हम आपको ये देंगे ही देंगे? गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंपल्शन है? कुछ भी नहीं है। यानी गवर्नमेंट की क्या कोई लायबिलिटी जनरेट हुई? नहीं हुई। क्या जब आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो गवर्नमेंट ने उसके बदले में कोई चीज दी आपको? कोई भी चीज नहीं दी। यानी गवर्नमेंट की कोई असेट्स भी डिक्रीज नहीं हुई। तो कोई भी ऐसी रिसिप्ट जिसके बदले में ना तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी ना ही उसकी असेट्स कम होंगी, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी बच्चे? हमारी यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएंगी। क्लियर है? अगला रेवेन्यू रिसीप्ट के कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं, एक एक करके मैं अभी समझाऊंगा भी, इन्हें ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है। रेवेन्यू रिसीप्ट के अंदर टैक्स समझते हैं सबसे पहले। एक जो मेन, देखो आप ये काफी सालों से पढ़ते आ रहे होगे बच्चे कि अगर हम गवर्नमेंट की इनकम सोर्स की बात करें तो उसमें जो सबसे मेजर सोर्स है उसका टैक्स है आज की डेट में, ठीक है। तो टैक्स होता क्या है बेसिकली ये समझते हैं बच्चे हम। कहता है लीगली कंपल्सरी पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, वेल्थ, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। बेसिकली क्या होता है बेटा, हर एक फंक्शन, चाहे मैं इंडिविजुअल हूं, चाहे मैं एक फर्म चला रहा हूं, मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूं, मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी इनकम का कुछ पोर्शन लीगली बाउंड हूं कि मेरे को गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ेगा। किसके रूप में करना पड़ेगा बेटा? वो टैक्स के रूप में। भाई अगर देखो सीधी सी बात है, मेरा घर है तो मैं हाउस टैक्स पे करता हूँ, मेरी इनकम है तो मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ, मैं सेल्स करता हूँ तो सेल्स टैक्स पे करता हूँ या जीएसटी पे करता हूँ। यानी किसी भी तरीके का मैं कोई काम करूंगा तो उसपे कोई ना कोई एक अमाउंट होगा जो कि मैं गवर्नमेंट के पास पे करूंगा। वो किसके रूप में करूंगा? टैक्स के रूप में करूंगा, ठीक है। अगला, अब इसमें ना दो तरीके के टैक्स है बच्चे, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमने 11th में भी स्टडी किया था। डायरेक्ट टैक्स बच्चे हम उस टैक्स को कहते हैं, ध्यान से सुनना वर्डिंग को। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन मैं किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। शिफ्ट ना करने का मतलब है अगर वो टैक्स मेरे पे लगा है तो मेरे को ही पे करना पड़ेगा। देखो लिखा है, कहता है व्हेन द लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। आप इसके बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, आपकी इनकम है तो टैक्स कौन पे करेगा? मैं पे करूंगा। कॉर्पोरेट टैक्स, यानी अगर आपकी कंपनी है तो उस कंपनी का टैक्स कौन पे करेगा? आप। आपकी वेल्थ है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, जितने भी ये टैक्सेस देख रहे हो आप किसी को आगे भी किसी के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स, ऑब्वियस सी बात है उसका अपोजिट। कहता है व्हेन द लायबिलिटी टू पे अ टैक्स एंड द बर्डन ऑफ दैट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अ अनदर पर्सन इज कॉल्ड अ इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके अंदर आती है एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी और वेट। बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल, जब जीएसटी 11 में बेसिकली मैंने बताया था कि जब जीएसटी की बात आती है ना बेटा, पे किसको करना है? दुकानदार को। ले किससे रहा है? वो कस्टमर से। तो वो क्या कर रहा है? एक तरीके से अपना बर्डन किसके ऊपर डाल रहा है? सामने वाले कस्टमर के ऊपर डाल रहा है। तो ऐसे टैक्सेस जिसका बर्डन हम फर्दर किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं।
और ऐसे टैक्सेस बेटा जिसका बर्डन मैं आगे शिफ्ट नहीं कर सकता, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, मेरे डायरेक्ट टैक्सेस कहलाएंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल है सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, वेंडर, गवर्नमेंट। ये बेसिकली क्या है, ये देने किसने है, वेंडर ने। किसको देने हैं, ले किससे रहे हैं, ये कस्टमर से। समझ आया ये इनडायरेक्ट कैसे बन गए भाई, देना इसने है, देना किसको है, गवर्नमेंट को है, कस्टमर का बीच में कोई रोल नहीं है, लेकिन ये ले किससे रहा है, कस्टमर से लेके कहां पे पे कर रहा है, आगे गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डिफरेंस क्या है बेटा, देखो बेसिस ऑफ इम्पोजिशन, डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहली बात, ये किस पे लगाया जाता है, ये किस पे लगाया जाता है, सामान पे। ये मेजर डिफरेंस है इसका। इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाए तो अगर ऐसे आप आंसर दे दोगे तो क्लियर है आपके फिर, क्योंकि ये नॉलेजेबल आंसर हुए आपके, रटे हुए वाले नहीं हुए। क्या कि सर जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो किसी पर्सन के ऊपर लगाया जाएगा, उसकी इनकम पे लगाया जाएगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किस पे लगाया जाएगा, किसी कमोडिटी पे लगाया जाएगा। बर्डन, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं हो सकता, वो आपको ही पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन क्या कर सकते हैं, हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं। नेचर, प्रोग्रेसिव आर नॉट प्रोग्रेसिव इन नेचर। अब प्रोग्रेसिव और नॉट प्रोग्रेसिव का मतलब समझते हैं बेटा। देखो प्रोग्रेसिव टैक्स वो होते हैं जिसका बर्डन हमेशा किस पे बढ़ता है, रिच सेगमेंट पे बढ़ता है। किस पे बढ़ता है, समझते हैं कैसे। गवर्नमेंट ने एक स्लैब तैयार किया, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है कि जी अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हो तो आप मेरे को दोगे 10% टैक्स, अगर आप 1 से लेके 5 लाख तक कमाते हो तो आप दोगे मेरे को 20% टैक्स, अगर आप 5 लाख से ऊपर कमाओगे तो आप मेरे को दोगे उसके ऊपर 30% टैक्स। तो बर्डन किस पे बढ़ेगा, जो ज्यादा कमाएगा। तो बर्डन किस पे बढ़ेगा, जो ज्यादा कमाएगा। यानी प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसका इंपैक्ट किस पे पड़ा, जाके रिच सेगमेंट पे पड़ा। रिग्रेसिव टैक्स क्या है, रिग्रेसिव टैक्स का बर्डन क्या होता है बेटा, ये पड़ता है हमारा किसके ऊपर जाके, एक तरीके से पुअर सेगमेंट पे। पुअर सेगमेंट पे कैसे भाई, गवर्नमेंट ये कहती है कि सिंपल है कि टैक्स जो है ना फिक्स रेट से देना है 10%। क्या देना है, फिक्स रेट से देना है 10%। तो बेटा आप ध्यान से सुनना, जो 1000 रुपए कमा रहा है वो उसमें से 10% देगा, तो उसके 100 रुपए जाके उसके पास कितने बचे। अब जो 1 लाख रुपया कमा रहा है उसने 10% टैक्स दिया 10,000 का, उसके पास कितने बचे। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दिक्कत किसको देने में आएगी टैक्स, भाई ऑब्वियस ही बात है, देखने में तो लगेगा भाई टैक्स इसका ज्यादा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में भाई वो तो पहले ही कम कमा रहा था, उस कम में से भी उसे टैक्स देना पड़ रहा है। तो बर्डन किस पे पड़ा जाके, वो पुअर सेगमेंट पे। यानी समझो कि जो 10 रुपए भी कमाएगा उसे भी टैक्स देना है। भाई जो लाख रुपए कमा रहा है उसे टैक्स देने में दिक्कत नहीं आएगी ना, क्योंकि उसकी इनकम भी उस लेवल पे है, लेकिन जो पहले ही थोड़े कमा रहा है उसमें से भी उसे टैक्स देना पड़ेगा, तो उसके ऊपर क्या पड़ेगा, बर्डन ज्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रिग्रेसिव टैक्स है ना उसका मतलब क्या हुआ, एक फिक्स टैक्स होता है कि जो सबको कंपलसरी है, पे करना ही करना है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम किसको आएगी, जिसकी इनकम कम है। अब इसके बाद आते हैं बेटा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जांपल्स है, और इसका क्या है, सेल टैक्स, वेट और जीएसटी। ठीक है, अब आता है बेटा प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, देख लो समझ लो। कहता है इन विच द रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीजेस, रिच पर्सन हैज टू पे मोर टैक्स प्रोपोर्शनली। एग्जांपल आर इनकम टैक्स, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 2 लाख, ये पहला स्लैब रेट है, अब चेंज हो चुका है। जैसे 2 लाख तक कमाते हो निल, 2 से 5 कमाते हो 10%, 5 से 10 कमाते हो 20%, 10 लाख से ऊपर कितना हो गया बच्चे आपका, एक तरीके से 30%। सेम है आज की डेट में यही चल रहा है, यानी अब 10 लाख से ऊपर कमाओगे तो 30% के स्लैब में चले जाओगे। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा रिग्रेसिव, कहता है इन विच द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेस एज द टैक्स बेस इंक्रीजेस, बर्डन फॉल ऑन द पुअर। इसके अंदर बर्डन किस पे गया, पुअर पे। देखो 2 लाख तक कमाते हो 20%, 2 से 5 लाख तक कमाते हो 15%, 5 से 10 लाख कमाते हो तो 10%। यानी जो जितना ज्यादा कमाता चला जाएगा उसके ऊपर टैक्स क्या होता चला गया, यहाँ पे कम। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को कह लो, या जो मैंने एग्जांपल दिया था उसको कह लो, इसका अल्टीमेटली बर्डन किस पे जा रहा है बेटा, पुअर सेगमेंट पे जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, रिग्रेसिव टैक्स बोला गया है। अब आता है बेटा प्रोपोर्शनेट टैक्सेस है क्या, समझो। प्रोपोर्शनल टैक्सेस का मतलब होता है आप कुछ भी कमाओ सेम है, कुछ भी कमाओ। समझो कैसे, देखो कहता है इन विच द रेट ऑफ टैक्स रिमेन कांस्टेंट वट एवर द साइज ऑफ टैक्स बेस। आपकी जो भी इनकम हो, आपका टैक्स स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, वहां पे सेम रहने वाला है। अमाउंट ऑफ टैक्स गोज अप बाय द रेट ऑफ टैक्स रिमेन द सेम। भाई जैसे जैसे आप इनकम बढ़ाते जाओगे तो टैक्स तो सेम रहने वाला है, लेकिन टैक्स तो बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है। भाई आप 1 लाख कमा रहे हो उस पर 20% दोगे, कितना होगा, 20,000। आप 5 लाख कमाओगे उस पर 20% दोगे, कितना होगा, 1 लाख। यानी जितना ज्यादा कमाते जाओगे टैक्स उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन सेम रेट से बढ़ता चला जाएगा।
लिखा भी है देखो, कॉर्पोरेट टैक्स होता है बेटा इस तरीके का, क्या होता है यहाँ पे, ये 2 लाख तक कमा रहे हो 20%, 2 से 5 कमा रहे हो 20%, 5 से 10 कमा रहे हो तब भी 20%, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट। देखो बेटा सबसे पहला आता है इनकम टैक्स, कहता है इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एंड द फर्म्स, और इसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, डायरेक्ट टैक्स। एमसीक्यू या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये काफी ज्यादा पूछा जा सकता है आपसे। फिर आता है बेटा कॉर्पोरेट टैक्स, किस तरीके का टैक्स होता है, कहता है इस चार्ज ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट ऑफ ऑल द कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये भी कैसा होता है, डायरेक्ट टैक्स। यानी देखो कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स में फर्क क्या हुआ, इनकम टैक्स इंडिविजुअल पे लगेगा, कॉर्पोरेट टैक्स किसी कंपनी के ऊपर लगेगा, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज क्या है, इम्पोज्ड ऑन द कमोडिटीज इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम द इंडिया। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जिस तरीके का टैक्स पे किया जाता है उसे क्या बोला जाता है बेटा, कस्टम टैक्स के नाम से जाना जाता है। एक्साइज ड्यूटी imposed by the central government on the goods produced mostly industrial goods within the country। कहता है अपने ही देश की सीमा के अंदर जो भी आप गुड्स बनाते हो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे क्या बोला जाता है बेटा, एक्साइज ड्यूटी। और ये क्या है, इनडायरेक्ट, क्यों, क्योंकि पे तो उसे करना होता है जो बनाता है, लेकिन वो चार्ज किससे कर लेता है, आगे कस्टमर से चार्ज करता है या जिसे बेचता है उससे चार्ज करता है, इसीलिए ये क्या बन जाता है आपका, इनडायरेक्ट बन जाता है। अब नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीप्ट क्या है, अभी देखो, अब ध्यान से समझना ये चल क्या रहा है यहाँ पे। देखो बच्चे, हमने यहाँ पे पढ़ा गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट में हमने दो पढ़ा, बजट रिसीप्ट, बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीप्ट में हमने दो रिसीप्ट पढ़ी थी, रिवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट। रिवेन्यू रिसीप्ट में हमने दो रिसीप्ट पढ़नी थी, टैक्स रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट। ये चार्ट है आपका पूरा, ठीक है ना। तो अब हमने टैक्स रिसीप्ट पढ़ ली, अब अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, नॉन टैक्स रिसीप्ट क्या होती हैं। तो नॉन टैक्स रिसीप्ट नाम से पता चल रहा है वो इनकम जो टैक्स के अलावा गवर्नमेंट कमाती है, रेफर्स टू द रेवेन्यू रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन द टैक्स एंड इंक्लूड्स एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, कमर्शियल रेवेन्यू रिसीप्ट और ग्रांट्स फ्रॉम द अब्रॉड। देखो कमर्शियल रेवेन्यू क्या है, कहता है रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। एग्जांपल्स, एग्जांपल की बात करो, जैसे देखो बेटा इंटरेस्ट, कहता है रिसीव्ड ऑन द लोन्स गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल गवर्नमेंट एंड द पीपल। जो लोगों को बैंक देते हैं ना सरकारी बैंक लोन, उस पे इंटरेस्ट कमाते हैं वो, तो वो भी तो एक इनकम हो गई। वो इनकम क्या है उनकी, एक तरीके से नॉन टैक्स रिसीप्ट हो गई। फिर आता है डिविडेंड, रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एंटरप्राइजेस लाइक बीएचईएल, एसबीआई। यानी आप सरकारी कंपनी के किसी भी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करोगे और वहां से जब आपको रिसीप्ट जनरेट होगी एज अ डिविडेंड के रूप में, तो वो क्या कहलाएगी बच्चे, आपकी एक तरीके से नॉन टैक्स रिसीप्ट कहलाएगी। पेमेंट फॉर पोस्टेज, रेलवे सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस। देखो शॉर्ट में आप समझ लो, टैक्स तो आप समझ ही गए। नॉन टैक्स बेटा कोई भी ऐसी सरकारी कंपनी जिसको मैं पेमेंट करता हूं तो वो गवर्नमेंट की कौन सी रिसीप्ट है, सारी की सारी नॉन टैक्स रिसीप्ट बन जाती है, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू क्या है, देखो बेटा एडमिन का मतलब क्या है, एडमिन मतलब जो भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, स्कूल हो गया आपका, यूनिवर्सिटीज हो गई। तो कहता है देखो लिखा है यहाँ पे, कहता है इट इज द रेवेन्यू दैट अराइज फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जांपल फीस, फीस किसकी बात हो रही है, एमसीडी स्कूल। अगर आप देखो एक एग्जांपल समझना, हम क्या कहते हैं कि ये किसका है ये, ठीक है, हम क्या कहते हैं बच्चे यहाँ पे कि गवर्नमेंट स्कूल की फीस नहीं है, बहुत नॉमिनल है, 20 रुपए होती है 3 महीने की, कितनी चल रही है अभी, कुछ भी नहीं है, जीरो कर रखी है, वो मुखर्जी में है बस, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कह रहे हैं 60 रुपए है, 3 मंथ्स की है ये, ठीक है, यानी 3 मंथ्स इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू 1 मैकडी बर्गर, इतनी फीस है इनके स्कूल की बेसिक। अब आप ये लगाओ, चलो मैं मान लेता हूँ 20 रुपए ही है, टोटल स्कूल में मान लो 2000 बच्चे हैं, कितने हो गए यहाँ पे, ये है ना भाई, 40,000 हो गई। अब दिल्ली की बात कर लें तो लगभग लगभग अगर हम मान के चलते हैं दिल्ली के अंदर भी कितने स्कूल्स हैं, अब 0 0 0 0 0, कितनी हो गई बेटा ये, देखो 4 2 1 आई 2 सैकड़ा 1000 10 लाख 10 20 लाख हो गई। अब 20 लाख रुपए एक तरीके से पर मंथ की कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन गवर्नमेंट के अगर खर्चे देखें तो आप ये सोचो 40,000 रुपए मैंने एक स्कूल की इनकम बताई और 75,000 रुपए या 70,000 रुपए एक नॉमिनल टीचर की सैलरी है।
तो गवर्नमेंट कमा तो आपसे कुछ नहीं रही, उसके बाद बिजली का बिल भी है, वहाँ की मेंटेनेंस है, पियोन्स है, बहुत सारी चीजें होती है, प्रिंसिपल की सैलरी है 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब, तो है ना, गवर्नमेंट के खर्चे हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लाइसेंस फीस, आप जितने भी तरीके के लाइसेंस बनाते हो बेटा, उसके ऊपर जो फीस दे जाती है, फाइन्स और पेनल्टी, जितने भी आपके चलान कटते हैं, चलान भी क्या है, गवर्नमेंट का एक तरीके से इनकम सोर्स है। एस-चीट्स क्या होती हैं अभी समझाता हूँ। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कुछ गवर्नमेंट ने स्पेशल चीजें निकाली जिसके ऊपर वो अलग से वो टैक्स लेती है आपकी, ठीक है। स्पेशल असेसमेंट मान लो, या तो गवर्नमेंट के कुछ करने से अगर आपके रेट के अंदर इंक्रीज आता है, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, आज जो आप एमसीडी का टैक्स भरते हो हाउस टैक्स के नाम से, बेटा दिल्ली के अंदर जिस एरिया में आप अभी रहते हो रामनगर, ये आता है लगभग मेरे हिसाब से ई या एफ कैटेगरी में आता है, ई या एफ कैटेगरी में आता है। अब आप एफ कैटेगरी में हो तो यहाँ पे टैक्स भी कम है। साउथ दिल्ली में जाओगे तो टैक्स क्या होगा, ज्यादा होगा, सीपी, सिविल लाइंस, ठीक है, पंडारा रोड, ये जितने भी साउथ दिल्ली के इलाके हो गए या पॉश इलाके हो गए दिल्ली के टॉप मोस्ट, यहाँ पे टैक्स भी क्या होगा, हाउस टैक्स काफी ज्यादा होगा कंपेरेटिव टू यहाँ के। वो कैटेगरी में आते होंगे ABCD कैटेगरी के अंदर, लेकिन वो ABCD कैटेगरी आई कहाँ से, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस लेवल की वहां पे फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी हुई है। यहाँ के पार्क्स में और वहां के पार्क्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, वहां की मेंटेनेंस में, यहाँ की सड़कों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, तो वहां पे कैटेगरी ज्यादा हो गई। तो जहां जहां पे गवर्नमेंट की कुछ ऐसे काम किए हुए हैं जिसकी वजह से वहां के प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़े हुए हैं, इस रीजन से गवर्नमेंट वहां पे टैक्स भी क्या लेगी बच्चे, आपसे ज्यादा लेगी। इसके बाद आता है एस-चीट्स, गवर्नमेंट का एक ये मेजर सोर्स है जो कि यूपी के अंदर आज की डेट में योगी जी बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। एस-चीट क्या होता है ये समझते हैं बेटा। एस-चीट का मतलब होता है जब किसी भी प्रॉपर्टी का कोई करता धरता ना हो, मान लो एक ओनर था वो मर गया, अब उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं है, तो उसकी ओनर कौन बन जाएगी, हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो अब योगी गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रही है, कुछ भी करप्शन कर रहा है, कोई भी कुछ गलत काम कर रहा है, क्या करती है, उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है। प्रॉपर्टी सीज करने का मतलब क्या, वो सरकार के खाते में गई ना सीधा। तो जितने भी मान लो वहां पे कुछ भी गुंडे थे, बदमाश थे, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज क्या करी उन्होंने, सीज करी, और सारा कहाँ गया, सरकारी खाते में चला गया पैसा। तो ये कहलाती है एक तरीके से एस-चीट के नाम से जानी जाती है। बुक में भी आपको डेफिनेशन अच्छा मिल जाएगी आराम से, ठीक है।